हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पहले जब मैंने 2 वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए 11th क्लास के लिए, तब उसमें मैं आपको 2 मार्क्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 40 to 45 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करा चुकी थी और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज मैं 3 और 4 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के हिसाब से जो जिनके आने की संभावनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बनते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोग को समझा रही हूँ। तो चलिए, बहुत ज्यादा डिले ना करते हुए मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, ये है कि आयात प्रतिस्थापन से क्या आशय है। आयात प्रतिस्थापन से क्या आशय है। देखिए, 2 चीजें होती है, एक होता है आयात प्रतिस्थापन और एक होता है निर्यात संवर्धन। इन दोनों ही शब्दों की अवधारणाएं जो है उनको आपको एक साथ समझना जरूरी है। आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनका हमारे देश की सरकार द्वारा या जनता द्वारा जो आयात किया जाता है, उनके जैसी ही वस्तुओं को हमारे ही देश में बनाना, उसे हम कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। जैसे कि देखो क्या होता है, ये जो चीजें हैं वो इस टाइप से होती है कि जब हम किसी वस्तु का आयात करते हैं हमारे देश में, ठीक है, तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। और इसके विपरीत जब हम निर्यात करते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर जो हमारा भुगतान संतुलन है, जो व्यापार संतुलन है, वो संतुलित होता है। तो हमारे देश की जो सरकार है उसका ये प्रयास रहता है कि वो आयातों को कम से कम करे और निर्यातों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ताकि हमें विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त हो और हमें पेमेंट विदेशी मुद्रा का विदेशों को कम करना पड़े। तो आयात प्रतिस्थापन से यहाँ पर आशय है कि जो वस्तुएं हमारे देश में हम आयात कर रहे हैं उन्हीं के जैसी वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में करना, दैट इज कॉल्ड आयात प्रतिस्थापन। और उसके बाद आता है निर्यात संवर्धन। तो निर्यात संवर्धन से आशय है निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास करना, ठीक है। अगर हमारे देश में निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी। अगला एक क्वेश्चन है जो कि 3 और 4 दोनों नंबर में पूछा जाता है कि जैविक खेती से क्या आशय है, इसके लाभ बताइए। तो देखिए, मैं इसके पहले वाली वीडियो में जैविक खेती क्या है इसके बारे में आप लोग को बता चुकी थी, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ रहा था। तो जैविक खेती का मैंने बताया था कि एक ऐसी कृषि का वह तरीका जिसमें रासायनिक खादों की बजाय हम प्राकृतिक चीजों से बने हुए खादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों से बनने वाले खाद और जो जीव जंतुओं के छोटे छोटे अवशेष, जो जीव जंतुओं के छोटे छोटे जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनसे बनने वाले खाद, इनका इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं और रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जैविक खेती के क्या लाभ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो जैविक खेती है उसका सबसे पहला जो लाभ है वो क्या है कि जैविक खेती में चूंकि हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो उत्पादन हो रहा है, जो फसल हो रही है, वो पूरी तरह से केमिकल फ्री है ना। उनमें रासायनिक खाद नहीं है तो केमिकल फ्री है, तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी ये, है ना। और जो लोग हैं उनको खाने से ये फसल, इस टाइप की फसलों का उपभोग करने से किसी तरह का कोई स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा। साथ ही जो जीव जंतु हैं जो घास वगैरह और इन चीजों को खाते हैं उनको भी केमिकल फ्री घास और दूसरा जो उनके खाने का जो चारा वगैरह रहता है वो मिल पाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो रासायनिक खादों का जब हम छिड़काव करते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, है ना, और वायु प्रदूषण, ये सभी तरह के प्रदूषण उससे होते हैं। अब वो कैसे होते हैं आप ये देखिए कि जब रासायनिक खाद खेतों में छिड़के जाते हैं तो वो जो रासायनिक खाद है वो धीरे धीरे मिट्टी में जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी खत्म होती है, साथ ही मृदा प्रदूषित होती है। तो जब हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे मृदा प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी हमको, ठीक है। साथ ही खेतों की जो उत्पादक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। और जब खेतों में से जब बारिश आती है या सिंचाई की जाती है तो खेतों में से पानी बह के जो है वो नदी नालों के सहारे जाता है और उसी पानी को हम भी पीते हैं,
साथ में जीव जंतु भी पीते हैं, तो हम प्रदूषित पानी पी रहे हैं, है ना। जीव जंतु प्रदूषित पानी पी रहे हैं। कैसे पी रहे हैं प्रदूषित पानी? कि वही जो केमिकल वाला पानी है वही बहकर और खेत और के जरिए बहकर नदी नालों में आ गया, उसी को जीव जंतुओं ने पी लिया, तो उस जल प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और केमिकल आदि का छिड़काव करने से जब वो वायु में मिल जाता है तो उससे वायु प्रदूषण भी होता है, तो इससे भी मुक्ति मिलेगी। तो देखिए जो जैविक खेती के जो लाभ है वो बहुत सारे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें मैंने बेरोजगारी से क्या आशय है और उसके जो विभिन्न प्रकार थे वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिए थे। आज हम कारणों की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी के क्या कारण है। तो देखिए बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, और सबसे पहला अगर हम कारणों की बात करेंगे तो सबसे पहला कारण क्या आता है, वो है जनसंख्या में वृद्धि। बेरोजगारी का सबसे मुख्य और पहला कारण होगा जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला कारण आता है यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा है कि लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति। हमारे देश में आप लोगों को पता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ते हैं हम अंग्रेजों से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था और अंग्रेजों के आगमन के पश्चात की भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे उसके पहले हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सभी लोग छोटा मोटा कामकाज अपना करते थे, ठीक है। इस कारण से उनको रोजगार की प्राप्ति होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे लघु और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग बेरोजगार हो गए, है ना। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद जो अगले कारण की हम बात करते हैं वो हम करते हैं कि पूंजी निर्माण की धीमी गति। देखिए किसी भी देश का जो विकास है वो बहुत हद तक पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। अगर देश के लोगों की आय होगी तो वो बचत करेंगे, जब बचत करेंगे तो उसको वो इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से देश की जनता को रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन हमारे देश में पूंजी निर्माण की गति बहुत धीमी है, बचत कम है तो पूंजी निर्माण कम है, और इसके कारण जो है वो बेरोजगारी है। उसके बाद अगला जो इसका कारण है वो है कि त्रुटिपूर्ण आर्थिक नियोजन। देखिए त्रुटिपूर्ण आर्थिक नियोजन, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे देश में 1951 से हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य रहा है वो रोजगार उन्मुखी योजनाएं वो नहीं रही है ना। ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके, तो वो हमारे आर्थिक नियोजन में नहीं हो पाया। इस कारण से देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे बेरोजगारी के कारणों का, ठीक है। अब इसके साथ ही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताइए। अब देखिए आपने कारण तो बता दिए है ना बेरोजगारी के, हमने अर्थ भी समझ लिया बेरोजगारी का, उसके प्रकार भी समझ लिए, हमने कारण भी देख लिए। अब ये कि इस बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, तो देखिए बेरोजगारी को दूर करने का सबसे पहला जो उपाय होगा वो क्या होगा बताइए। मैंने फर्स्ट कारण क्या बताया बेरोजगारी का, जनसंख्या में भारी वृद्धि। तो यही इसका उपाय भी होगा कि सबसे पहला जो काम हमको करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा, है ना। तभी हम बेरोजगारी को कम कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है। अब शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किस तरह से बेरोजगारी में अपनी भूमिका अदा कर रही है वो आप देखिए कि हमारे देश का जो शिक्षित युवा है वो क्या सोचता है कि अगर उसने बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, तो उसे एक जॉब ही चाहिए, है ना। मतलब उसे एक ऐसी नौकरी चाहिए कि बस वो आराम से बैठे, उसका एक स्टेटस हो, है ना, ये सारी चीजें हो। लेकिन अगर उसे मतलब बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद या अदर डिग्री लेने के बाद अगर उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है तो वो ये नहीं सोचेगा कि चलिए मैं एक दुकान खोल लेता हूँ, मैं कोई ठेला लगा लेता हूँ या मैं कोई बिजनेस शुरू कर देता हूँ। नहीं, ये चीजें उसे लगेगा कि अरे ये चीजें तो मेरे स्टेटस से मैच नहीं खाती, अब मैं एजुकेटेड हो गया हूँ, मैं एमए हूँ, बीए हूँ, अरे भी मुझे तो जॉब ही चाहिए। अरे इतनी जॉब आएंगी कहाँ से भाई, कहाँ से आएंगी इतनी जॉब। तो आप
जो है हमारी, एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हम रोजगार उन्मुखी शिक्षा दें, है ना, छात्र छात्राओं को। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है, ये अब हमको अभी जो नवीन हमारी शिक्षा नीति आई है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि स्कूल लेवल से ही हमारे यहाँ पे रोजगार उन्मुखी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है। तो ये काफी समय पहले होनी चाहिए थी, जो कि अब हो रही है देश में। अगर ये धीरे धीरे बढ़ती है रोजगार उन्मुखी शिक्षा जो है ना, तो काफी कुछ हम लोगों को सहायता मिलेगी, काफी कुछ हम लोगों को सहयोग मिलेगा बेरोजगारी को दूर करने में। और इसके साथ ही बेरोजगारी का जो एक उपाय मैंने इसके साथ ही बता दिया, वो है शिक्षित युवाओं की मानसिकता। कि आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि आप शिक्षित होकर आप बेरोजगार घूमना पसंद करेंगे, लेकिन आप कोई छोटा मोटा काम धंधा करना पसंद नहीं करेंगे। तो युवाओं को अपनी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन करना होगा, ये भी एक उपाय है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विकास। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विकास की हम क्यों बात कर रहे हैं, तो देखिए एक कोटेशन है कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत अमीर है। अब भारत अमीर कैसे है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनका उपयोग हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो जनसंख्या हुई या और अन्य प्राकृतिक संसाधन हुए, इन सबका हमें समुचित उपयोग करना होगा, सही तरीके से उपयोग करना होगा, जिससे कि देश में बेरोजगारी की स्थिति को कम किया जा सके। उसके बाद अगला उपाय यहाँ पर आता है कृषि का विकास। देखिए, अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमें कृषि की बात करनी ही होगी, क्योंकि भारत की अधिकांश जो जनता है वो कृषि में लगी हुई है। और कृषि में हमें पता है कि वर्ष भर उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और साल के कुछ महीने उन्हें रोजगार मिलता है और बाकी के समय में वो क्या रहते हैं, बाकी के समय में वो पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों का सरकार को विकास करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करनी होगी, जिससे कि खाली समय में ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो ये 4 से 5 उपाय मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे, पर्यावरणीय क्षति क्या है, उसके प्रमुख कारण बताइए। पर्यावरणीय क्षति क्या है। देखिए, जब हम क्षति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम नुकसान की बात करते हैं। तो वे कौन से कारण हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण विभिन्न प्रकार से प्रदूषित हो रहा है ना, वो सब जो कारण है वो सब पर्यावरणीय क्षति के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, फिर से जब हम पर्यावरणीय क्षति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश में जनसंख्या की वृद्धि की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर समस्या का जो जड़ है, हर समस्या का जो मूल कारण है हमारे देश में, वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, चाहे आप बेरोजगारी की समस्या को ले लो, चाहे आप शिक्षा की समस्या को ले लो, चाहे आप गरीबी की समस्या को ले लो, चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को ले लो, है ना, आप किसी भी समस्या को लो, उसके मूल में जो मुख्य समस्या होती है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो जब हम पर्यावरणीय क्षति की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब वो एक लिंक जुड़ी हुई है जनसंख्या वृद्धि से, कि कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि लोगों को आवास की आवश्यकता महसूस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको आवास चाहिए। अब आवास के लिए वो किस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, वनों की कटाई कर रहे हैं, जो खेती की जमीन है उस पे वो आवास बना रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर जब जनसंख्या बढ़ रही है तो नगरीकरण बढ़ रहा है। नगरीकरण बढ़ने के कारण जो है देश में कचरा, गंदगी आदि बढ़ रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर औद्योगिकीकरण में भी वृद्धि हो रही है। औद्योगिकीकरण अपने आप में सभी प्रकार के प्रदूषणों को जन्म देता है। इस चीज पे आप लोग फोकस कीजिएगा कि जो जब औद्योगिकीकरण होता है, औद्योगिकीकरण से आशय क्या होता है कि उद्योगों की संख्या में लगातार वृद्धि, उसको क्या कहते हैं, वो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब किसी देश में या किसी स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर उद्योगों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे हम औद्योगिकीकरण कह रहे हैं। और जब औद्योगिकीकरण होता है तो क्या होता है बताइए, वहां पे भयंकर पर्यावरण प्रदूषण होता है। कैसे होता है
सबसे पहले उद्योगों की स्थापना के लिए जगह चाहिए, जमीन चाहिए, तो क्या होगा, पेड़ों की कटाई होगी या कृषि भूमि का इस्तेमाल होगा। सेकंड थिंग, जब उद्योग स्थापित हो जाता है तो उससे निकलने वाला जो धुआं है वो क्या करेगा, वो वायु प्रदूषण करेगा। उसके बाद उन उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी वो कहाँ छोड़ दिया जाता है, वो जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, नदी नाले नहरों आदि में छोड़ दिया जाता है, तालाबों में छोड़ दिया जाता है। उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। और उसके बाद जो केमिकल वाला कचरा निकलता है उद्योगों से, उसे भी जब खुले में छोड़ दिया जाता है, जमीन पर उसको डाल दिया जाता है, तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। तो अकेला औद्योगिकीकरण अपने आप में सारे प्रदूषणों का कारण है, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय क्षति के कुछ कारण है। अच्छा, एक चीज और इसमें आ जाती है कि मनुष्य ने अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा, अब विभिन्न क्रियाओं में वनों की कटाई आ गई है ना, वनों की कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मानव की क्रिया के कारण, पशुओं की अधिक चराई के कारण भी हो रहा है। और इसके अलावा जो मनुष्य है वो सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब ये है कि वो पेड़ पौधे भी खा रहा है, वो हरी सब्जियां भी खा रहा है, वो जीव जंतुओं को भी खा रहा है। और जीव जंतुओं आदि को खाने के कारण, उनके शिकार के कारण जो पर्यावरण का एक संतुलन है, जो हमारे पूरा जो पर्यावरण का संतुलन है वो क्या हो रहा है, वो हमारा बिगड़ रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो ये विस्तार से मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण के कारण बता दिए, पर्यावरणीय क्षति के कारण बता दिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, वैश्वीकरण से क्या आशय है, और वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले या प्रेरित करने वाले तत्वों को बताइए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात करूंगी आप लोगों से आर्थिक सुधार की, क्योंकि लगातार जो हमारे अगले प्रश्न आने वाले हैं वो आने वाले हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। इन तीनों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा आर्थिक सुधार ही सबसे पहले आपको समझा दूं, या जिसे हम कहते हैं नवीन आर्थिक नीति, ठीक है। तो नवीन आर्थिक नीति क्या है, या भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका भी आप उत्तर यहीं से समझ सकते हैं कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम क्या है, नवीन आर्थिक नीति क्या है। तो 1991 में भारत में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत देश में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण जैसे उपायों को अपनाया गया, ठीक है। अब ये क्यों अपनाया गया, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक मंदी का माहौल था, और उस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए या बाहर निकलने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। और चूंकि सभी देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया, तो भारत के लिए भी अनिवार्य था कि वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए परिवर्तन करे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसके तहत हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया। अब ये तीनों चीजें क्या है, इनके क्या प्रभाव है देश में, क्या प्रभाव हुए, क्या उपाय हुए, इन सब पर हम पूरे इस टॉपिक पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उदारीकरण की, तो उदारीकरण क्या है। देखिए, उदारीकरण नाम से ही स्पष्ट है। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत उदार है। उदार का मतलब क्या है कि वो बहुत दयालु है ना, सॉफ्ट हार्टेड है ना, ऐसा हम बोलते हैं। तो उदार का मतलब क्या है, उदार से यहाँ पे आशय है कि जब एक देश है ना, जब एक देश अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है उससे संबंधित नीति, नियमों आदि में जब वो छूट प्रदान करता है, या तो उन प्रतिबंधों को वो पूरी तरह से समाप्त कर देता है, या उनमें कुछ सीमा तक अगर ढिलाई करता है ना, उनको कम कर देता है उन प्रतिबंधों को, तो इसको हम क्या कहते हैं, उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। वापिस सुनिएगा ध्यान से कि जब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापारिक संबंध होते हैं, या जो भी उद्योग संबंधी जो नियम होते हैं, उनको जब एक सरकार द्वारा कम कर दिया जाता है या पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो इसे हम उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब उदारीकरण जो है वो देश में व्यापार उद्योगों से भी संबंधित है और विदेशी व्यापारों से भी संबंधित है ना। इस चीज को आप समझिएगा, ये एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। अब ये कैसे, इसको हम उपाय भी कह सकते हैं उदारीकरण की। तो देखिए कि जब हमारे देश की सरकार जो विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं, उनपे बहुत सारे बंधन रहते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध रहते हैं, जैसे कि लाइसेंस का कंपनसेशन है,
कोटा व्यवस्था है ना, और सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योग है ना, ये सब क्या रहते हैं, ये प्रतिबंध रहते हैं। तो जब सरकार इन प्रतिबंधों को हटा देती है या इनको कम कर देती है तो इसको भी हम उदारीकरण कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ही देश में रूपी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पूरी वीडियो में अगर एक बार रूपी डिस्टर्ब ना करे तो मेरा वीडियो बन ही नहीं सकता। बस यार बच्चा, बस इनफ, ठीक है। तो जब हम उदारीकरण की बात कर रहे हैं तो देखिए उदारीकरण में देश के अंदर की जब हम बात कर रहे हैं तो सरकार जो है वो उद्योगों के लाइसेंस का जो कंपनसेशन है उसको कम कर देती है या लगभग खत्म कर देती है ना। उसके साथ ही जो कोटा व्यवस्था रहती है, मतलब उत्पादन की जो सीमा रहती है उसको जो फिक्स करके रखती है, वो उसमें थोड़ी सी ढिलाई करती है सरकार, है ना। और उसके अतिरिक्त जैसे अगर विदेशी व्यापारों की बात करें तो आयात शुल्क, है ना, ये जो लगाया जाता है टैरिफ वगैरह, इसमें सरकार ढिलाई करती है। ये सब जो उपाय हैं ये सब उदारीकरण के उपायों में आते हैं, है ना। आई होप कि आप लोग उदारीकरण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण क्या है? देखिए मैंने कहा कि ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये खुली अर्थव्यवस्था का मतलब एक रूप है कि जब हम विश्व के अन्य देशों के लिए हमने अपने देश की सीमाएं व्यापार आदि के लिए बिल्कुल पूरी तरह से खोल दी है ना। और जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापारिक जो रुकावटें होती हैं उनको हमने कम कर दिया है या खत्म कर दिया है पूरी तरह से। और जब ऐसा होता है तो एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात और निर्यात या आदान प्रदान जो है बिल्कुल फ्लुएंटली फ्रीली जब होने लगता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं आसानी से आ और जा रही हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो बीच के जो प्रतिबंध होते हैं उनको जब समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि टैरिफ है या सीमा शुल्क है, आयात शुल्क है, इनको जब खत्म कर दिया गया है ना, तो आसानी से अन्य देशों की वस्तुओं का हम उपभोग कर सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया। अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो वैश्वीकरण की अवधारणा जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दी, और अगला जो पूछा जा सकता है वो वैश्वीकरण के लाभ पूछे जा सकते हैं, उसकी हानियां पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व, ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने देखा है कि बहुत बार इसको फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है तकनीकी विकास, ठीक है। आज आप देखिए कि हम लोग मोबाइल से बैठे बैठे फॉरेन ब्रांड की जो भी वस्तुएं उन्हें हम ऑर्डर कर देते हैं और वो वस्तुएं हमें आसानी से 2-5 दिनों में 7 दिनों में हमारे घर पर वो वस्तु हमको मिल जाती है ना। मतलब आप सोचिए कि पहले अगर विदेश से किसी वस्तु को मंगाना होता था, है ना, मतलब ये 1980s की अगर मैं बात करूं, है ना, तो उस समय की अगर मैं बात करूं 1980 की मैं बात करूं, है ना, क्योंकि मेरा तो जन्म ही 1900 मैं नहीं बताऊंगी कब हुआ, बट हाँ अगर 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो उस समय अगर हमें किसी विदेशी वस्तु का अगर हमें उपभोग करना होता था तो उसे मंगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। साथ ही उस पर जो विभिन्न प्रकार के शुल्क लगते थे, टैक्स लगते थे, टैरिफ लगते थे, सीमा शुल्क, आयात शुल्क और ये सब लगते थे, तो उसके कारण उस वस्तु की भारत में आते थे जो कीमत होती थी वो बहुत बढ़ जाती थी, जिसके कारण विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है ना। अब हम आसानी से बैठे बैठे किसी भी फॉरेन ब्रांड की वस्तु को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम प्राइस पे कर सकते हैं, उसके प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तकनीक का विकास, ठीक है। हम ऑर्डर कैसे कर रहे हैं? हम मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, है ना, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें कैसे हो पा रही है बताइए? टेक्निक के कारण, ठीक है। तो तकनीकी विकास इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में। सेकंड है
संचार के साधनों का विकास। अब ये संचार के साधनों का जो विकास है वो इसी टाइप से हो सकता है कि तकनीक का विकास। संचार के साधनों से मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम संपर्क करते हैं तो जो भी संपर्क के साधन होते हैं उनको हम संचार के साधन कहते हैं ना। जैसे कि पहले के समय में टेलीफोन भी नहीं होते थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संपर्क करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो शॉपिंग तो क्या ही हम करेंगे, है ना। तो अब चूंकि संचार के साधनों का लगातार विकास हो गया है, फैक्स मशीनें हैं हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है ना, जिनसे हम बैठे बैठे भारत से बैठे बैठे हम विदेशों में अपना संपर्क बना सकते हैं। तो संचार के साधनों का विकास और इसके साथ ही यातायात के साधनों का विकास। देखिए ये जो मैं बात कर रही हूँ आपसे कि आज जो उपभोक्ता है वो आसानी से विदेशी ब्रांड की वस्तुओं भी इस्तेमाल कर पा रहा है ना। तो इसमें यातायात के साधनों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है ना। यातायात के साधन अब इतने ट्विक हो गए हैं कि हम आसानी से यहीं पर बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आप लोग को वैश्वीकरण के लाभ और हानियां भी बता देती हूँ कि अगर लाभ की बात करें, बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है। आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि जो आप लोग का पेपर होने वाला है जस्ट 2 दिन बाद जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए मैं इन 2 वीडियो के माध्यम से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों 4 नंबर वाले कवर कर दूं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आप लोग को बता रही हूँ कि वैश्वीकरण के क्या लाभ है। तो देखिए वैश्वीकरण से सबसे जो अधिक लाभ हुआ है वो हुआ है उपभोक्ताओं को हुआ है ना, कि देश का विकास भी हुआ है देश में और तो लेकिन उपभोक्ताओं को विशेष रूप से लाभ हुआ है क्योंकि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर बिल्कुल लेवल वाली कीमत पर उनको इस्तेमाल करना मिल पा रहा है ना। तो और इसके साथ ही अगर हम दोषों की बात करें तो वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद का ही विकास हुआ। अब ये उपभोक्तावाद यहाँ पे उपभोक्ताओं का लाभ में भी गिन रहे हैं हम और उपभोक्तावाद को इसके दोष में भी गिन रहे हैं ना वैश्वीकरण से। इसके साथ ही जो छोटे छोटे जो उत्पादक है ना, जो छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जो उत्पादक है उनको विशेष रूप से हानि हुई है। क्योंकि आज आप लोग देखिए कि जब भी कोई तीज त्योहार होता है ना, तो पहले जो माहौल होता था तीज त्योहारों का वो क्या होता था, मार्केट में खूब रौनक होती थी, हर छोटी बड़ी चीज हम बाजार से खरीदते थे, उसके कारण पूरे बाजार में रौनक होती थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम जैसे ही कोई बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम सीधा मोबाइल पकड़ते हैं एडवांस में और मोबाइल से हम शॉपिंग के लिए फटाफट अपनी लिस्ट निकालते हैं और मोबाइल से हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं। तो ये कुल मिला के इसको हम हानि में गिन सकते हैं कि छोटे उत्पादकों को बहुत लाभ हुआ, हानि हुई है वैश्वीकरण से, है ना। क्योंकि विदेशी उत्पादक भी अब हमारे देश में आ गए हैं, है ना। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो हमारे देश में आ गई हैं, है ना, तो उन्होंने अपने उद्योग स्थापित कर दिए हैं। तो इन सब के कारण जो है वो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे उत्पादकों को इससे हानि हो रही है ना। यहाँ पे हमने उदारीकरण की बात कर ली है, निजीकरण की बात हमने कर ली, उदारीकरण की हमने बात कर ली, वैश्वीकरण की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निजीकरण की, है ना। तो देखिए निजीकरण से क्या आशय है, निजीकरण की अवधारणा को बताइए। तो मैंने बोला ही था आपको कि जब हम आर्थिक सुधारों की बात करेंगे तो हम उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण तीनों की बात करेंगे और ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना, 100%। तो यहाँ पे निजीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना, प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो जो ऐसे क्षेत्र जो सरकार के अंडर में थे या सरकार की जो संपत्ति है उसको अगर निजी पूंजीपतियों के को बेच देना या उनका संचालन उन्हें दे देना, है ना, या फिर जो सरकार के लिए जो आरक्षित उद्योग थे उनको निजी पूंजीपतियों को दे देना, है ना, ये सब जो है वो क्या कहलाता है, वो निजीकरण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1990 से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो उद्योग थे वो सरकार के लिए आरक्षित थे, मतलब उन उद्योगों को केवल और केवल सरकार ही चला सकती थी, उन पर केवल और केवल सरकार का ही आधिपत्य हो सकता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में केवल सुरक्षा से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण उद्योग है, 2 या 3,
वो बस भारत सरकार के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा पूरे जो भारत के जितने भी उद्योग हैं, जितने भी सेक्टर है, उन सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है ना, निजी पूंजीपतियों के लिए खोल दिया गया है ना। इसके साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में हो रहा है। ये भी मतलब वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, उन सब का ही एक उपाय है, एक रूप है ना, कि विदेशी भी जो आके हमारे देश में आसानी से अब निवेश कर पा रहे हैं, उद्योग स्थापित कर पा रहे हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ निजीकरण की, तो उसका मुख्य आशय मैंने आपको बताया है कि ऐसे सरकारी संपत्तियां जो सरकार की थी उन्हें निजी पूंजीपतियों को बेच देना, या सरकारी संपत्तियों का जो संचालन है वो पूंजीपतियों के, निजी व्यक्तियों के हाथ में दे देना, ठीक है, या जो सरकार के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे उनको निजी लोगों को सौंप देना, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब निजीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। तो आज हमने आर्थिक सुधारों में यहाँ पे वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण तीनों को देख लिया है। बाकी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बच गए हैं, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।